राइट। तो अपना मंथ 2 स्टार्ट हो गया, आईसीटी मेंटोरशिप कोर कंटेंट मंथ 2 ग्रोइंग स्मॉल अकाउंट वहाँ पे। ठीक है, और इस मेंटोरशिप में इस मंथ के अंदर भी अपने पास में कितने लेक्चर हैं? वो लगभग 8 लेक्चर हैं अपने पास में। और सबका अभी इसके अंदर मोटिव एक ही है अपना कि अपने टेक्निकल सीखने के बाद में, टेक्निकल सीखने के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट पे भी ध्यान दें। तो इसके जो आगे आने वाले जितने भी अपने पास में वीडियोस हैं कुछ, वो किसके बारे में है? रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, आपकी विन रेट के बारे में वहाँ पे कि कितनी मैटर करती है। यानी कि आपको ट्रेडिंग के अंदर आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फंडामेंटल जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। दूसरी है आपके पास में टेक्निकल जो कि अपन सीख रहे हैं अभी। और तीसरा है आपके पास में मैथ्स यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस कर लो, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, अगर इसके अंदर भी आप रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके पास में अकाउंट को ग्रो नहीं कर सकते। ये इस वक्त जो है आपके पास में इसमें बताया हुआ है यहाँ पे। तो स्टेप बाय स्टेप अगर अपने देखें यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे सबसे पहले है ग्रोइंग स्मॉल अकाउंट विदाउट हाई रिस्क। यानी कि अपने को कोई भी अकाउंट ग्रो करना हो, चाहे वो फंडेड हो या फिर आपका कोई रियल अकाउंट हो मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़ें अपने को कंसीडर करनी चाहिए नैरेटिव बिल्ड करते टाइम पे। किसके? कोई भी आप चार्ट देख रहे हो उसके अंदर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बाय या सेल चला जाएगा, तो उस जब आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हो ना, उससे पहले कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि लॉट साइज वगैरह, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड और भी जितनी भी चीज़ें हैं, एग्जीक्यूशन से पहले प्री प्लानिंग कितनी करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे इस सेशन में बात करेंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे व्हाट यू नीड टू अवॉइड। वहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है वहाँ पे जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन या फिर कोई ट्रेड कर रहे हो। तो आपको कभी भी इसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न की वहाँ पे नहीं देखना कि मेरे को इतना परसेंट या पिप के अंदर मैं रिटर्न जनरेट कर लूँ, क्योंकि आईसीटी ने बताया कि जब भी कोई नया ट्रेडर आता है इंडस्ट्री में, फॉरेक्स इंडस्ट्री में, तो वो ट्राई करता है कि वहाँ पे बड़े लॉट साइजेस बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के, वहाँ पे उसकी थिंकिंग होती है कि वो बहुत जल्दी अमीर हो जाए एकदम जल्दी जल्दी। यानी कि वो सोचता है कि एकदम है ना, ये जो फॉरेक्स है या फिर कोई भी ट्रेडिंग है, जैसे कि आपके पास में आजकल के इन्फ्लुएंसर जो हैं वो काफ़ी इजी तरीके से बता रहे हैं ट्रेडिंग को कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई, इससे इतना इजी है वहाँ पे। लेकिन रियलिटी में जब वो ट्रेडिंग करने बैठता है उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके, तो उसको पता लगता है कि बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। कुछ एक तो गिव अप भी कर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर यही बता रखा है कि है ना, ये लॉटरी की तरह नहीं है वहाँ पे कि आप आए वहाँ पे और एक गैम्बल किया, ठीक है, उससे आपका नुकसान ही होएगा। वहाँ पे एक टाइप का बिजनेस है, उसको इसी तरीके से लेना चाहिए। वहाँ पे आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, आप जब स्टार्टिंग करते हो ट्रेडिंग की, आपके अंदर डिज़ायर्स होती हैं कि मैं वहाँ पे इतना महंगा फ़ोन या फिर इतनी महंगी कार, ऐसी जो डिज़ायर्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं वहाँ पे। यानी कि आप स्टार्टिंग के अंदर आते ही ऐसी चीज़ों की डिज़ायर रखोगे और उसके बिहाफ पे अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप बहुत सारे अकाउंट्स भी उड़ाओगे और बहुत सारी गलतियाँ करोगे उससे, और फिर इससे क्या है ना कि और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आपके पास में। अपने को वहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर किसी को दिखाना नहीं है वहाँ पे कि मैंने इतने पिप्स बनाए, इतने रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ टेलीग्राम वगैरह पे। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को एक कंसिस्टेंट वेल्थ जनरेट करनी है वहाँ पे। ये एग्जैक्ट वर्ड है आईसीटी के जो मैं बता रहा हूँ। ये मतलब उन्होंने बताया कि अपने को ना वहाँ पे रिटर्न जनरेट करने पे ध्यान देना है, वो भी कंसिस्टेंट। 1 या 2 महीने की बात नहीं है वहाँ पे। जब तक आप अपनी ट्रेडिंग के पे आउट से बिल पे नहीं करने लग जाओ, अपने घर के या जो भी खर्चे उठाने नहीं लग जाओ, तब तक आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं होगे फिर वहाँ पे। यानी कि आप मार्केट के अंदर जस्ट आ रहे हो, ठीक है, और एक टाइप से गैम्बल ट्राई कर रहे हो और बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के पूर प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूशन कर रहे हो, वो चीज़ें अच्छी नहीं है वहाँ पे, अच्छी हैबिट नहीं है वो वहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे डू नॉट ओपन योर सेल्फ टू लार्ज रिस्क इन होप ऑफ इक्वली लार्ज रिटर्न और प्रॉफिट वहाँ पे। तो अपने जब भी आपके पास में कोई नया ट्रेडर आता है
वहाँ पे वो बिना कोई रिस्क मैनेजमेंट के इतनी बड़ी पोजीशन ओपन करता है। यानी कि जैसे कि मैंने भी करी थी एक टाइम पे, एक लॉट लगा दिया जैसे वहाँ पे नए ट्रेडर के हिसाब से, पहले दिन फंडेड लिया उसको, लगातार कोई 150 160 ऐसी ट्रेड कर दी वहाँ पे, जो पता नहीं होता स्टार्टिंग के अंदर। तो हो जाती है ऐसी चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि एक ऐसी वहाँ पे सोच के साथ में आते हैं कि हम है ना बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे वहाँ पे। और ये एक ये कॉमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ में होता होगा, ऐसी चीज़ है जो। फिर अपने पास में है यहाँ पे, डू नॉट अज्यूम टेकिंग स्मॉल रिस्क, डिफाइन ट्रेड्स विल नॉट ग्रो योर अकाउंट। यहाँ पे तो कुछ ऐसा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए कि आप है ना आपके पास में कोई सेटअप बना हुआ है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर रिसर्च करी और जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया, ठीक है, तो आप उसके ऊपर है ना बहुत बहुत ज़्यादा कम लॉट साइज ले रहे हो अपने, यानी कि जितना एक मिनिमम रिस्क रिक्वायर्ड होता है आपके इक्विटी के हिसाब से, नंबर ऑफ परसेंटेज, यानी कि एक फिक्स परसेंट का एक आप रिस्क लेते हो वहाँ पे, अपने अकाउंट का 1% रिस्क वहाँ पे। जैसे $100 का अकाउंट है आपके पास में और आप $1 वहाँ पे हर ट्रेड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, भले वो सही जाए या गलत वहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। तो आईसीटी ने यहाँ पे बताया कि अगर कोई भी वहाँ पे $100 के अकाउंट को ग्रो करना चाहता है तो उसके लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी वहाँ पे। एक तो आप स्टार्टिंग के अंदर कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे ना बड़े लॉट साइज़ लेने की, तो आप कभी भी आउट ऑफ बिजनेस नहीं होंगे वहाँ पे, यानी कि आपके पास में ट्रेडिंग की जो मनी है वो बची होगी ना, ठीक है, आपने उड़ाई नहीं उसको बड़े लॉट साइज़ में लगा के वहाँ पे। और फिर आप क्या करोगे जब आप लर्न कर रहे होते हो वहाँ पे ट्रेडिंग, तो आपके अंदर क्या है ना कि जब आप कंसिस्टेंट होते हो, जब आप सारे रूल्स वगैरह फॉलो करते हो, तो आपके अंदर क्या है ना कि आप और कॉन्फिडेंट आता है वहाँ पे, आप मनी ऐड कर सकते हो अपने अकाउंट के अंदर, अकाउंट को बड़ा करने के लिए वहाँ पे, नंबर ऑफ रिस्क के रिगार्डिंग वहाँ पे। क्योंकि आप जब एक कंसिस्टेंट वे के अंदर प्रॉफिट जनरेट करने लग जाते हो तो वहाँ पे आप रिस्क फैक्टर भी देख सकते हो कि कितने रिस्क पे मैं कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट रख रहा हूँ वहाँ पे, ओके। फिर है नंबर 3 पे, डू नॉट सेक्रीफाइस ट्रेडिंग इक्विटी फॉर पुअर प्लानिंग और लैक देयरफॉर। तो आप कभी भी, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो टेक्निकल पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो जैसे कि उनको नैरेटिव बिल्ड नहीं करते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, यानी कि जो स्ट्रक्चर ट्रेड करते हैं, स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म मनी वहाँ पे, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई स्ट्रक्चर दिखा उस पर ट्रेड लगा दी वहाँ पे बिना कोई प्लानिंग के, कितना वो बाय जा सकता है या फिर सेल जा सकता है, कितना मेरा एसएल होगा वहाँ पे, एक रैंडम लॉट साइज़ के साथ में वहाँ पे एक स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर आप ट्रेड लगा रहे हो, यानी कि आप कोई प्लानिंग के साथ में नहीं लगा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए हर एक एग्जीक्यूशन के अंदर। जब भी आप ट्रेड लेने लगो तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कोई मेरे पास में आदत बुरी तो नहीं है, यहाँ पे मेरी चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर क्या है ना कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन सबको चेक करना कि या ये तो मैंने गलत नहीं किया वहाँ पे, ओवर लेवरेज तो नहीं किया अकाउंट को मैसिव गेन्स के लिए, यानी कि मैंने कोई बड़ा लॉट साइज़ तो नहीं लगाया, मेरे अकाउंट है उसके हिसाब से मैंने कोई ले रहा हूँ कोई 20% रिस्क पर ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ ज़्यादा सही रहता है वहाँ पे। ये चेकलिस्ट के अंदर रखनी है कि भाई इनके लिए एम करना है हमेशा, ठीक है, इन चीज़ों की तरफ ही जाना है अपने को वहाँ पे। तो सबसे पहले ही अपने पास में डिटरमाइन हाउ टू रियलिस्टिक एंटिसिपेट ए फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल वहाँ पे आपके पास में। इसके बारे में अपने आगे स्ट्रक्चर के साथ में बात करेंगे थोड़ी देर में। एक मॉडल देखेंगे अपने जिसके अंदर आप है ना एक बहुत कम रिस्क के साथ में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में आप सेटअप बना पाओ वहाँ पे। तो जो नंबर 1 है इसको अपने अभी लास्ट में देखेंगे वहाँ पे। फिर है लर्न टू रिस्पेक्ट द रिस्क साइड ऑफ द ट्रेड सेटअप मोर ओवर द रिवॉर्ड, यानी कि आपको है ना मान लो कोई स्ट्रक्चर दिखा वहाँ पे, ठीक है, इधर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आप देखते हो ना कि इसके अंदर एसएल आप लगा रहे हो कहीं पे भी रैंडमली वहाँ पे, जो नहीं लगा रहे अच्छी बात है, जो रिस्क मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं ऑलरेडी तो अच्छी बात है,
मैं कह रहा हूँ कि जो लोग एसएल पे ध्यान नहीं देते हैं, एसएल को ओपन रख देते हैं वहाँ पे बिहाफ ऑफ रिवॉर्ड के चक्कर में कि मार्केट यहाँ से इतना जा सकता है, ठीक है। तो एसएल जब आप नहीं लगाओगे आपके पास में और मार्केट आपके पास में उसकी पोजीशन के अगेंस्ट में जा रहा होता है काफ़ी बार, तो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। हो सकता है कि आप ओवर लेवरेज करके और पोजीशन ऐड करो वहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कितना रिस्क ले रहे हो वहाँ पे। कभी भी एक बिजनेस करते हो तो उसके ऊपर सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो क्या होती है आपके पास में, रिस्क, ठीक है। तो रिस्क देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। अगर आप रिस्क नहीं देख रहे हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर वो ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि है ना, क्या होता है कि आपके पास में जब आप कोई ट्रेड मिस कर देते हो ना वहाँ पे, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होता। यानी कि आप मान लो कि आपने ना $5,000 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, तो उससे आपका नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे। मतलब आप उतने ना तो कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर में आपको खुशी हुई उससे, लेकिन अगर $5,000 का लॉस हो जाता आपको, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती वहाँ पे। तो आईसीटी ने ये बोल रखा है कि नो बडी गेट ब्रोक बाय टेकिंग प्रॉफिट बट दे ऑल गो ब्रोक बाय टेकिंग टू मच रिस्क वहाँ पे। यानी कि आप बहुत ज़्यादा जब रिस्क ले लेते हो मार्केट के अंदर वहाँ पे, तो आपके पास में अकाउंट का जो ड्रॉडाउन देखते हुए आप फिर उम्मीद करते हो कि क्या ये ट्रेड मेरी थोड़ी सी पोजीशन की तरफ चली जाए, मैं क्लोज़ कर दूँ इस हिसाब से। तो वो चीज़ें नहीं करनी है बार बार वहाँ पे, ठीक है। एक नैरेटिव बिल्ड करने हैं अच्छे, एक अच्छी प्लानिंग के साथ में वहाँ पे कितना मार्केट जा सकता है, कितना बाय जा सकता है, कितना सेल, मेरा एसएल कितना होना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर सारे एग्जीक्यूशन देख रहा हूँ या नहीं देख रहा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे। यानी कि अगर मैं यहाँ से कोई पोजीशन को बाय कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क कितना होना चाहिए ताकि मेरे को रिवॉर्ड कितना मिले। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना जो 3.45, यानी कि यहाँ पे मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ, उसका 3 गुना या फिर उससे ज़्यादा मेरे पास में क्या है, रिवॉर्ड है वहाँ पे। फिर आपके पास में है आइडेंटिफाई ट्रेड सेटअप दैट परमिट 1 रेशो और हायर यहाँ पे। यानी कि आपके पास में एटलीस्ट आपके पास में 1:3 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास में इतनी इससे कम रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड है आपके पास में, मान लो 1:2, तो आपकी विन रेट के ऊपर वहाँ पे और फ़र्क पड़ सकता है, जिसकी हम आगे अभी बात करेंगे इस नंबर 3 की वहाँ पे, कि कितने आपके पास में रिस्क टू रिवॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए आपके पास में कितने विन रेट होने चाहिए वहाँ पे। फिर अपने पास में है लास्ट पॉइंट नंबर 4, फॉर्म गुड रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप दैट हैव लिटिल इम्पैक्ट इफ अनप्रॉफिटेबल वहाँ पे। यानी कि आपके पास में जितना रिस्क कम कम होगा वहाँ पे, मान लो एसएल हिट हो रहा है आपका, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और इंट्राडे ट्रेड के अंदर काफ़ी एसएल हिट होते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप हर दिन ट्राई कर रहे हो उन लोगों के साथ में, उन लोगों के अगेंस्ट में वहाँ पे ट्रेड लेने का, जो कि काफ़ी समय से मार्केट के अंदर हैं, ठीक है। डेली ट्रेड यानी कि आप बहुत सारे लोगों को वहाँ पे उनका उनका स्टॉप लॉस या फिर उनका जो भी प्रॉफिट है वो ले रहे हो आप वहाँ पे। यानी कि आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आप सब लोग जो इंडस्ट्री के अंदर है, मार्केट के अंदर है, जो डेली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनसे सबसे ज़्यादा स्मार्ट वहाँ पे। और आपके पास में रिटेल ट्रेडर की जो ऑलमोस्ट लूजिंग रेट है फॉरेक्स इंडस्ट्री में, वो लगभग 80 to 90% है वहाँ पे, ठीक है। तो डेली ट्रेड करना यानी कि आपके पास में बहुत ज़्यादा रिस्की वहाँ पे, तो इसलिए आपको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपके जो इक्विटी है उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़े वो वहाँ पे, यानी कि आपका अकाउंट जो है ड्रॉडाउन में इतना ना आ जाए वहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगर इतना कोई डाउट है तो ऑलराइट, ठीक है। तो आगे अपने बात करते हैं इसके बारे में। द रियलिटी ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो वहाँ पे।
यानी कि आपके पास में आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि आपकी परफॉर्मेंस यानी कि आपकी विन रेट कितनी है, क्या उससे फ़र्क पड़ता है आपको वहाँ पे? कोई बताएगा? यानी कि कितनी विन रेट होनी चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए? 25%। हाँ वही तो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी है ना एक्यूरेसी नेसेसरी नहीं है कभी भी प्रॉफिटेबल होने के लिए। यानी कि आपकी विन रेट 25% भी है ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगा? रिस्क टू रिवॉर्ड। आप रिस्क कितना लेते हो वहाँ पे, ठीक है? तो आपके पास में वेल्थ बिल्ड करने के लिए कोई हाई एक्यूरेसी की नीड नहीं है वहाँ पे कभी भी। अगर आपकी विन रेट ऑलरेडी 75% है वहाँ पे, ठीक है, आपकी विन रेट है 75%, मान लो 70% है आपके पास में, तो 100 तो 10 में से आपके पास में कितनी ट्रेड विन हो रही है? लगभग 7, ठीक है? तो 7 ट्रेड आपको पता है मेरी विन होगी, और उसके हिसाब से आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है? तो आपके पास में इजीली प्रॉफिटेबल हो वहाँ पे। लेकिन जितनी ज़्यादा विन रेट होना कैसे पॉसिबल हो सकता है वो बताओ? हाई विन रेट कौन से सेटअप्स पे निकल सकती है? क्या हाई टाइम फ्रेम पे, राइट? ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे कितना रिस्क है? बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसीलिए तो यहाँ पे आपके पास में एक्यूरेसी अगर कभी हाई निकल रही है तो वो हाई टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वहाँ पे हाई टाइम फ्रेम कौन सा? डेली, वीकली, मंथली, इन्हीं के ऊपर अपन ने बात करी कि इन्हीं टाइम फ्रेम्स के ऊपर इंस्टीट्यूशन जो है प्राइस को रीड कर रहा होता है या देख रहा होता है, वहाँ पे एनालाइज कर रहा होता है, ठीक है? वहाँ पे जैसे कि आपके पास में, आपको क्या लगता है कि जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनकी विन रेट कितनी होनी चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए? डेली जो ट्रेड कर रहा है, यानी कि उसकी विन रेट 25% तो होनी ही चाहिए वहाँ पे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो ट्रेड तो नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेगा दिन के अंदर। अगर स्कैल्पर है तो वो ट्रेड तो ज़्यादा लेगा वहाँ पे, और जो वहाँ पे डे के अंदर ज़्यादा ट्रेड ले रहा है, ठीक है, और इस मार्केट के अंदर 90% लोग पैसे लूज़ कर रहे हैं, और वो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो मान लो कि इसका एसएल हिट हो रहा है तो उसका अकाउंट भी तो ज़्यादा नुकसान में नहीं जा रहा ना वहाँ पे, क्योंकि 25% विन रेट है, उसको पता है मेरे को नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा लेनी है वहाँ पे, तभी तो वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा वहाँ पे। मान लो कि इसने 25% उसकी विन रेट है और डे के अंदर एक ट्रेड ले रहा है और उसका एसएल हिट हुआ मान लो, क्योंकि 10 में से कितनी ट्रेड विन होएगी उसकी वहाँ पे? 2। एसएल कितने हिट होंगे? 8। 25% है ना विन रेट यहाँ पे, तो 20 क्या हुआ ये? क्योंकि 10 में से तो 8 ट्रेड लूज हो रही है इसकी वहाँ पे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एक 2024 का एक टॉप स्टेप का अकाउंट था। इसके अंदर क्या था कि मेरी जो विन रेट थी वो 36% थी यहाँ पे, ठीक है? विन रेट नहीं थी मेरी। लेकिन अब इसमें इसमें क्या हो रहा है कि मैं, ये जो रेड कलर का है ये 30 ट्रेड है यहाँ पे, और कौन सी है? लूज की हुई, और मैं विन कितनी कर रहा हूँ? 17। तो फिर भी मेरा अकाउंट प्रॉफिट में कैसा है? और ये था आपके पास में लगभग 2 हफ्ते का वहाँ पर। फिर मैंने इसको आगे भी ट्रैक किया था वहाँ पे, वो दिखाता हूँ। लेकिन इसके अंदर अपने क्या देख रहे हैं? मेन फैक्टर एवरेज विन, एवरेज लॉस कितने हैं मैनेज किए हुए? 1:3.87 रिस्क टू रिवॉर्ड। देन अगेन कितना मनी लूज हो रही है एक ट्रेड के अंदर? एवरेज 23। आ कितने रहे हैं? 91। फिर आपके पास में ये अकाउंट था अगले 2 वीक बाद में यहाँ पे, ये था विन रेट वही चल रही है 33% वहाँ पे। 117 ट्रेड लूज हुई
वहाँ पे, ठीक है। और विन कितनी हुई 59। तो इसीलिए अब यहाँ पे ये चीज़ मैनेज की हुई है ना, यानी कि एसएल बहुत छोटे हैं, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ फ्यूचर मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास में एसएल बहुत बड़े होते हैं। मैं तो यहाँ पे एक माइक्रो ट्रेड कर रहा था वहाँ पे, 5 माइक्रो, इसकी वीडियो भी डाल रखी है मैंने हाइड्रा रिस्क मैनेजमेंट में, वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी मैंने बता रखा है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप कितना डॉलर का एसएल ले रहे हो वहाँ पे। इसीलिए आप अपनी लिस्ट के अंदर बहुत सारे पेयर नहीं रख सकते। जितने ज़्यादा पेयर रखोगे, वो अलग अलग मार्केट्स हैं सारी, उनका हिसाब किताब अलग है, यानी कि उनके पिप वैल्यू अलग है वहाँ पे। वो सारी या तो आपको याद होनी चाहिए कि आप कितना एसएल ले रहे हो वहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर मैं नैस 100 की बात करूँ यहाँ पे, और अगर मैं उसको ट्रेड करने बैठूँ कहीं से, कोई पी से, ठीक है, तो मेरे को कितने पिप का अगर एसएल होगा तो मेरे को कितना लॉट साइज लेना पड़ेगा वहाँ पे। या तो आपको वो पिप कैलकुलेटर आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे आप पिप कैलकुलेटर तो नहीं खोल के बैठ सकते जब आप सेटअप एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो इसीलिए आपको ना उसका रिस्क मैनेजमेंट याद होना चाहिए उसका, क्योंकि ये जो चार्ट है ना, ये आपके सामने आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। क्या पता उसके पास में पूरी टीम हो, जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक अलग टीम है, एग्जीक्यूशन के लिए अलग टीम है वहाँ पे। क्या पता वो एक मैथ्स का प्रोफेसर हो, पीएचडी किया हुआ मैथ्स के अंदर, वो भी इस चार्ट को देख रहा है वहाँ पे। तो आप कोई भी पेयर उठा रहे हो ना, तो वो चीज़ें आपको रिस्क मैनेजमेंट टिप्स पे याद होना चाहिए उसका। फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट का मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी है, जो भी मार्केट है, रिस्क तो सब में ही मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट मैथ्स यानी कि आपकी अच्छी ही होनी चाहिए वहाँ पे। अगर आपको कोई कोई ऐसे कहीं पे देख रहे हो ऑनलाइन वीडियो वगैरह, और आप कोई टेक्निकल कोर्स करके खुश हो वहाँ पे, जबकि मेन चीज़ जो आपका रिस्क मैनेज करती है मैथ्स, रिस्क मैनेजमेंट, वो अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपके पास में प्रॉफिटेबल होने का जो चांसेस हैं वो लगभग 10% है। आप प्रॉफिटेबल बाय लक हो सकते हो। आ रही है आपकी आवाज़? आ रही है? आ रही है आपकी आवाज़? हाँ, या देखो, आप कर रहे हो मेटा ट्रेडर पे ट्रेड, ठीक है। आप क्या करते हो, जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो, आपका क्वेश्चन है कि मैं एग्जैक्ट टाइम पे MT5 या MT4 पे अपना लॉट साइज कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसका एसएल नीचे ट्रेल करके या फिर टीपी आगे रख के वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें, इतना टाइम है आपके पास में, ऑफ कोर्स होना चाहिए एक फुल टाइम ट्रेडर के लिए, क्योंकि आप कैसे सेटअप डिफाइन कर रहे हो, आप पहले प्लानिंग के साथ में देख रहे हो कि कितना बाय जा सकता है, कितना सेल आ सकता है, यानी कि आपने उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की रिसर्च करी है वहाँ पे, उसका वेट किया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लानिंग करके किया जाता है आपके पास में, विदाउट, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप अपने पास। लेकिन आप बहुत सारे चार्ट ऐड ना करें, क्योंकि हर एक चार्ट का प्राइस अलग अलग होता है, और अगर आपके पास में किसी चीज़ का प्राइस अलग अलग है, तो उसके जो कस्टमर बेस होता है, यानी कि उसकी सप्लाई और डिमांड होती है, वो भी अलग अलग होती है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि आप, यानी कि जैसे आप GBP USD ट्रेड करते हो, ठीक है, और यूरो USD भी ट्रेड करते हो, लेकिन GBP USD यानी कि पाउंड आपके पास में एक्सचेंज रेट पे डॉलर से महंगा है इंटरनेशनल मार्केट में, और यूरो से भी महंगा है वहाँ पे, ठीक है। और जो यूरो है वो महंगा है किससे? डॉलर से, ठीक है। तो इनकी जो एक्सचेंज रेट अलग अलग है, ठीक है, तो एक्सचेंज रेट अलग अलग होने की वजह से इनके प्राइसेस अलग अलग हैं वहाँ पे। इनके प्राइसेस अलग अलग हैं, तो डॉलर से जब कंपेयर होंगे, तो आपके पास में इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अलग अलग बनेगा वहाँ पे। यानी कि आप कोई ट्रेड लेते हो 0.1 लॉट की GBP USD पे, रादर देन आप लेते हो यूरो USD पे, ठीक है, तो महंगी कौन सी पड़ेगी आपको? GBP USD की वहाँ पे, सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर याद होगा एक पर्टिकुलर पेयर्स, और आप ज़्यादा एसेट ट्रेड नहीं कर रहे, तो उनका एक कुछ न कुछ बिहेवियर भी याद होगा वहाँ पे।
ठीक है। तो आपके पास में अपनी जो बात कर रहे थे कि आपके पास में इतनी विन रेट रिक्वायर्ड नहीं है, आप 25% विन रेट पे भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको अपना जो सेटअप है वो बहुत अच्छा फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि बहुत अच्छे सेटअप्स के ऊपर ही काम करना पड़ेगा आपको वहाँ पे। अगर आप अच्छे सेटअप्स पे काम नहीं कर रहे हो, आपकी विन रेट जो है बहुत बहुत कम है, ठीक है, तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे। यानी कि कम विन रेट के अंदर आप एक हिट एंड ट्रायल देख रहे हो बार बार, 1:3 1:3 1:3। अगर 1:3 नहीं हो रही, ट्रेड ब्रेक इवन हो रही है और ट्रेड आपके पास में आप जल्दी क्लोज कर रहे हो वहाँ पे, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे वहाँ पे। जल्दी क्लोज करना और वहाँ पे एसएल की तरफ जाने देना, एसएल हिट करवा लेना। आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्राइस लेवल से मार्केट को निकलने के बाद में मेरे को एसएल होल्ड नहीं करना है वहाँ पे। आपको अपनी ट्रेड को मैनेजमेंट करना आना चाहिए वहाँ पे, कि कैसे मैनेज करना है। और मैनेज कब कर पाओगे, जब आपके पास में एक अच्छा सेटअप बना होगा, आपने एक अच्छा सेटअप फॉर्म किया होगा ऑलरेडी। क्योंकि आप है ना, कोई भी रैंडम आप कोई भी वहाँ पे जाके यहाँ पे बाय कर रहे हो, मान लो NAS 100, तो आपने इसकी रिसर्च नहीं करी, आपने ये बाय कर लिया बिना कोई प्लानिंग के साथ में, फिर आप उस इंस्टेंट मार्केट के अंदर डिसीजन लेते हो इसके कि अब मेरे को क्या करना है वहाँ पे। अगर वहाँ पे लॉट साइज आपने कुछ रैंडम रख दिया वहाँ पे, तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए आप रिस्क कितना लोगे उस एट टाइम पे वहाँ पे, वो बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको कोई सेटअप दिखा स्ट्रक्चर बेस्ड, वो ट्रेड मत करो वहाँ पे, जो कि अपन ने पिछले मंथ सीखा था। कभी भी स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड नहीं करनी है, नहीं तो अपने में और रिटेल ट्रेडर में कोई फ़र्क नहीं होगा, एक स्मार्ट ट्रेडर में। ऑलराइट, ठीक है, इतना समझ आ गया। ओके, फिर आप साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए देखो, मैं आपको सही बताऊं, हम एक पर्टिकुलर एक ही एसेट पे ट्रेड करते थे। आपके पास में 2021 में बैठे हैं, ये भी थे। तो हम क्या है ना कि NYSE ओपनिंग पे करते थे। NYSE ओपनिंग होगी या फिर लंदन के अंदर मार्केट क्या होता है ना कि इंडाइसेस का बहुत थोड़ा सा स्लो होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास में स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई ट्रेड जो बन रही होती है, जहाँ पे रिटेलर वगैरह ट्रैप हो या फिर जो भी एक अच्छी एंट्री वहाँ पे, ठीक है, तो वो अगर बन रही हो तो वो हम वहाँ पे ट्रेड करते थे उसके अंदर। तो इसके अंदर होता ये था कि ब्रेक इवन भी हिट हो जाता था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन एसएल ज़्यादा बड़े नहीं रखे, इसीलिए मेरी विन रेट जो है वो क्या रही, काफ़ी कम। नंबर ऑफ ट्रेड एक डे के अंदर कितनी होती थी वहाँ पे, लगभग मिनिमम मैं ट्रेड बता रहा हूँ 10 ट्रेड वहाँ पे स्कैल्पिंग के अंदर। स्कैल्पिंग कर रहे होते थे फ्यूचर के ऊपर हम वहाँ पे। तो उसके अंदर बहुत सारी ट्रेड जो हैं ब्रेक इवन हिट होती थी वहाँ पे, और एसएल भी हिट होती हैं वहाँ पे। तो उनको मैनेज करते हुए वहाँ पे चीज़ों को कंसिस्टेंट वे में, क्योंकि अगर इमोशन के अंदर आके कभी भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी कोई फंडेड अकाउंट पे, तो वो आपके पास में मेरे ख्याल से एक वीक के अंदर अंदर आपका उड़ जाएगा वहाँ पे। अगर आप इमोशन के अंदर आके, क्योंकि वहाँ के लॉट साइजेस काफ़ी अलग हैं इंडाइसेस के ऊपर फ्यूचर पे वहाँ पर, उसके उसकी हाँ, फॉरेक्स के भी उड़ जाते हैं, इंडाइसेस इतना महंगा है इसीलिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बहुत बहुत एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, उंगलियों पे एकदम याद हो या होना चाहिए वहाँ पे। इसलिए मैंने एक जो वीडियो डाल रखी है हाइड्रा मैक्रो सीरीज रिस्क मैनेजमेंट, उसके ऊपर जितना मैनिपुलेशन होता है, यानी कि 10 पॉइंट का मैनिपुलेशन होगा या 20 पॉइंट का, वो हमने कैलकुलेटेड करके रखा हुआ था। कितने पॉइंट का मैनिपुलेशन होगा तो हमें इतना लॉट साइज लेना है वहाँ पे, इतने माइक्रो लेने हैं। हाँ, ओके, फिर आपके पास में आगे है इतना, व्हाट शुड यू फोकस ऑन इनिशियली वहाँ पे। इनिशियली यानी कि जब भी आप इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो, नए नए ट्रेडर हो अभी, और जब भी आपने टेक्निकल और फंडामेंटली
मैं ये मान के चलता हूँ न्यू ट्रेडर यानी कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस इन द सेंस आपने बेसिक क्लियर हो आपके वहाँ पे फॉरेक्स के, एंड कुछ एक हद तक अच्छा टेक्निकल भी वहाँ पे। तो उसके साथ में आप जब रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हो तो इस चीज़ के ऊपर इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में फोकस किया जाता है कंपाउंडिंग के अंदर कि मैं कितना परसेंटेज रिस्क जनरेट करूं, किसको ध्यान में रखते हुए, जो अभी अपन ने कुछ देर पहले जो फैक्टर पढ़े थे ये वाले, ये जो चीज़ है किन को ध्यान में रखते हुए बताई हुई है, इन सबको। ठीक है कि आपने सबसे चीज़ें पहले कौन सी अवॉइड करनी है, ये वाली अवॉइड करते हुए और इन वाली चीज़ों को एम करते हुए एक अच्छा सेटअप फाइंड करते हुए आपके पास में किस पे जाना है, इनके ऊपर 6% रिटर्न के ऊपर। और वो 6% रिटर्न कौन से प्लान के हिसाब से आप बना पाओगे, इस वाले पे। यानी कि आपको क्या करना है, एक हाई टाइम फ्रेम पे एक सेटअप देखना है, मिनिमम डेली देन वीकली या फिर मंथली के ऊपर। ठीक है, हर वीक आपको वहाँ पे 20 पिप्स के लिए मूव करना है। ठीक है, फोकस करना है, यानी कि आपको टारगेट करना है कि मैं 20 पिप जनरेट करूँगा मार्केट के अंदर एक अच्छे सेटअप को फॉर्म करते हुए, यानी कि एक अच्छा सेटअप देखूंगा मार्केट के अंदर मिनिमम डेली टाइम फ्रेम पे वहाँ पे। उसके लिए आपको एम करना है 20 पॉइंट्स का, और उसके ऊपर आपको कितना रिस्क लेना है, 1.5% रिस्क। ओके, और इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होएगा वो कितना है आपके पास में, 1:1। अब ये जो मॉडल है, ये जो बता रखा है, ये आप अपने फंडेड अकाउंट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है सिर्फ $1000 का। आप यहाँ पे अपना फंडेड अकाउंट $5000, उसके ऊपर 1.5% रिस्क जो कि हो गया $75। ठीक है, वहाँ पे ओवरऑल रिस्क मेरे को नहीं पता लगभग कितना होता है, $250 होता है क्या उसका, $5000 का। अच्छा, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हाँ, 250 मेरे ख्याल से डेली का है। हाँ, तो $75 की आप एक ट्रेड रख सकते हो वहाँ पे, अगर आपके पास में हाई टाइम फ्रेम का अच्छा सेटअप है तो आपके पास में कंपाउंडिंग कितनी हो जाएगी मंथली, 6%। और उनका टारगेट शायद 8% होता है और अनलिमिटेड टाइम के साथ में। हाँ, तो फिर आपके पास में इस प्लान के हिसाब से जिसके अंदर आप हफ्ते के 20 पॉइंट निकाल रहे हो और 1.5% रिस्क ले रहे हो, ठीक है, अपने अकाउंट का, और 1:1 की एक ट्रेड देख रहे हो वहाँ पे, तो आपके पास में 6% मंथली कंपाउंडिंग पॉसिबल हो सकती है। और इस 6% की कंपाउंडिंग के लिए जो आप सेटअप देखते हो कि वो कैसे दिखते हैं, वेयर डू दीज सेटअप अकर, यानी कि ये सेटअप आपके पास में कहाँ बनते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास में 1:1 रिस्क रिवॉर्ड दे दे, यानी कि 20 पॉइंट दे दे मिनिमम वहाँ पे। उससे ज़्यादा बने तो आपकी वो ट्रेड रिसर्च किया हुआ होना चाहिए कि ये कहाँ तक जा सकता है एक अच्छी प्लानिंग के साथ में। ओके, तो अब ये देखते हैं अपने यहाँ। तो उन्होंने जो चार्ट यूज़ किया है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन अपने नए पे देख लेते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो मिनिमम टाइम फ्रेम कौन सा है, डेली, यहाँ पर। अब डेली के ऊपर आपने जो अभी कोर कंटेंट मंथ 1 जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप मुझे कोई ना कोई अच्छा पीवाई बता सकते हो वहाँ पे। उसके ऊपर मार्केट जब आती है तो आप वहाँ पे अच्छा पीवाई, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे एक रिटेलर के लिए यहाँ पे क्या बना रखा है, एक ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेस करके वहाँ पे आपके पास में एक एंट्री दे रखी है, लेकिन इसके इसी पीवाई के ऊपर एक बीपीआर भी बना रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में मार्केट ने अगेन आके एक एंट्री पॉइंट दे रखा है आपको। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे भी देख सकते थे, इस पीवाई के ऊपर मार्केट ने एक रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके,
और यहाँ पे मार्केट ने उनको स्पीडली ऑर्डर प्रोवाइड किए हैं जो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड देख रहे हैं, और वहाँ पे आके मार्केट ने आपको एंट्री भी दी हुई है। जो भी आपको दिखे एक अच्छा ट्रेड सेटअप, चाहे वो डेली पे हो या फिर वो आपके पास में वीकली पे हो या फिर आपके पास में मंथली पे हो, ठीक है। अगर वीकली के ऊपर वो सेटअप दिख रहा है तो आप वीकली पे भी ले सकते हो, पर उसी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे कितना रिस्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आप न्यू फंडेड लिया है आपने और फंडेड की ओर देख रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम अच्छा है वहाँ पे। और करेंसी पेयर कौन सा बेस्ट है जिसके ऊपर आपके पास में जो है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठ जाता है वहाँ पे। अगर मैं क्रॉस करेंसी पेयर की बात करूँ तो AUD CAD, क्योंकि उन दोनों की जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, सिमिलर, पास में है, ठीक है। तो एज ए बिगिनर AUD CAD जो है ट्रेड कर सकते हैं वहाँ पे। फिर आपके पास में है AUD USD, वो भी कर सकते हैं। हालांकि USD पेयर काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, तो अगर आपको USD पेयर ट्रेड करना है तो AUD USD भी अच्छा है वहाँ पे। तो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास में जो भी सेटअप फॉर्म हो, जैसे कि ये यहाँ पे, अब इसको आप डेली टाइम फ्रेम है तो इसको अलाइनमेंट करके आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे और काफ़ी अच्छा रिस्क, काफ़ी स्मॉल रिस्क बना सकते हो इसको यहाँ पे। क्योंकि अब आपके पास में ये अगर डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम क्या होगा इसका, 1 आवर यहाँ पे। तो इसको मैं कर लेता हूँ पीछे यहाँ पे 1 आवर के ऊपर, ठीक है। और 1 आवर के ऊपर आपके पास में कोई ना कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप देखो और उसके ऊपर कोई डीलिंग रेंज बने तो आप क्या देख सकते हो, कोई ट्रेड वहाँ पे। लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो अगेन, और रिटेलर्स जहाँ पे ट्रैप हो रखे हों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती थी। यहाँ पे मार्केट ने स्पीडली सेल साइड लिक्विडिटी ले रखी है इधर की ओर, ठीक है। और यहाँ पे वो सेम ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास में जो बना रखा है इधर, जो अपनी बात कर रहे होते हैं वहाँ पे। और इसी PY के अंदर मार्केट ने बना रखा है इसको सपोर्ट काफ़ी बार वहाँ पे, ऑलराइट। तो इसके ऊपर आप कोई ना कोई लो रिस्क सेटअप फॉर्म कर सकते थे, जैसे कि आप यहाँ पे अगर ट्रेड देख रहे हो तो आपका SL कितना हो जाता है इस पर, लगभग 24 पॉइंट्स वहाँ पे। और रिवॉर्ड कितना देख सकते थे स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से मार्केट का, अगर ये मैनिपुलेशन है तो मार्केट कितना हायर जा सकता है वहाँ पे, ऑलराइट। तो इसका आप मिनिमम TP कितना देखते हो, कोई बाय स्टॉप्स वहाँ पे, ये सारे क्या है, बाय स्टॉप्स हैं वहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। ICT ने भी ऐसा ही बता रखा है कि आपके पास में मार्केट कितना हायर जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे को कोई बता सकता है कि ये कौन सा सेटअप बना हुआ है, कौन सा मॉडल बना हुआ है, जो कि अपन ने कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर भी पढ़ा था ये। जी नहीं, मार्केट मेकर बाय मॉडल हमने कोर कंटेंट मंथ 1 में नहीं पढ़ा है। फेयर वैल्यूएशन, ओके, यहाँ पे तो फेयर वैल्यूएशन हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कोई ना कोई लिक्विडिटी वॉइड को फिल करने जा सकता है आपके पास में। और यही आपके पास में रियल मार्केट के ऊपर भी सेटअप बना हुआ था, कौन से पे, अभी करंट मार्केट के ऊपर भी ये सेम सेटअप जो है बना हुआ है, जिसके ऊपर अपन ने सेम ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी यहाँ से बाय, और टारगेट किया था लिक्विडिटी वॉइड, वहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके ऊपर भी वहाँ पे। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे, तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो करंट मार्केट के ऊपर भी ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी, इधर भी क्या बना हुआ है आपके पास में, लिक्विडिटी वॉइड। तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या हुआ था, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। तो लो रिस्क
आपके पास में सेटअप जो है फॉर्म हो जाता, वो कहाँ पे, इसी प्राइस पॉइंट पे, ठीक है, इधर किया, क्योंकि यहाँ पे एक रिटेलर का ऑर्डर ब्लॉक जिसको मार्केट ने कैसे डिस्प्लेस किया हुआ है, स्पीड के साथ में, और इसके भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप एंट्री देख सकते थे। यानी कि आईसीटी ने खुद ने भी कहा है जितना आप रिस्क कम कर सकते हो पीओआई के आने के बाद में, आप और लोअर टाइम फ्रेम को भी रिफाइन कर सकते हो वहाँ पे। यानी कि यहाँ पे इधर किया, और इधर ही अपन ने शायद एंट्री वगैरह देखी थी इसकी, एग्जीक्यूशन, ठीक है, और टारगेट क्या किया था, लिक्विडिटी वॉइड वहाँ पे। ऑलराइट, तो अगर आपको 6% रिटर्न जनरेट करना है वहाँ पे, तो कितने पॉइंट का एसएल हो सकता है, कोई भी प्राइस पॉइंट से। अगर ये प्राइस पॉइंट है मेरे पास में और मैं यहाँ पे बाय की ओर देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एसएल कितना हो सकता है यहाँ से, इस प्राइस पॉइंट से लगभग 20 पॉइंट्स वहाँ पे। अगर मैं 20 पॉइंट्स लेके चलूँ और इसका रिवॉर्ड अगर मैं देखूँ वहाँ पे, ओके, आईसीटी ने भी वहाँ पे 20 पॉइंट्स का एसएल बता रखा है एक लॉन्ग पोजीशन ट्रेड के अंदर वहाँ पे। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ 20 पॉइंट्स जो कि है मेरे पास में ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है, और रिवॉर्ड अपना कितना था इसके अंदर, एक सेकेंड, यहाँ पे एग्जीक्यूशन, ऑलराइट, यहाँ पे तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का मिनिमम ट्रेड सेटअप अपने पास में होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर मेरे पास में अगर मैंने $1 का रिस्क लिया है तो मैंने कितने जनरेट किए हैं, $3, ठीक है। ये बस एक एग्जांपल है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो रिस्क मैनेजमेंट करते हुए एक अच्छा सेटअप फॉर्म करना चाहिए। आज का जो लेक्चर है, यानी कि आप डेली टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन देखें, वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जब भी आपके पास में कोई पीओआई फाइंड करना हो, ठीक है, तो किस पे करोगे, डेली पे। मान लो कि आपने कोई सपोर्ट एरिया फाइंड कर रखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर गलती करते हैं इस पर, इस एरिया के अंदर आते ही वो एग्जीक्यूशन का ट्राई करते हैं वहाँ पे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आप मान लो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का पीओआई देख रहे हो और मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अप्रोच कर रहा है इस पीओआई में, जब तक यहाँ से मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई बुलिश इंडिकेशन नहीं दे, यानी कि कोई बुलिश कैंडल ना बनाए यहाँ पे, तब तक आप कोई भी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके एग्जीक्यूशन ना करें। क्योंकि अगर मार्केट हाई टाइम फ्रेम पे बेरिश है तो लोअर टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को चलाने का ट्राई करते हैं वहाँ पे, और लोअर टाइम फ्रेम पे आप वहाँ पे मार्केट को अगर चलाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास में इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि यहाँ पे आप उसका ट्रेंड जो है रिवर्स कर दें या रिट्रेस कर दें। इसलिए एटलीस्ट जब मार्केट आपके पीवाई के अंदर ना आ जाए और डेली टाइम फ्रेम पे उसके अगेंस्ट में कैंडल ना बनाए, यानी कि अगर मार्केट बेरिश आ रहा है तो क्या बनाएगा वहाँ पे, इधर बाय साइड के लिए कोई कैंडल, कोई रिजेक्शन वहाँ पे, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जिसका इंडिकेशन आपको नहीं मिले, तब तक आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ना जाओ। यानी कि एटलीस्ट यहाँ पे आके मार्केट के जो डेली बायस हैं वो क्या होने चाहिए, बुलिश। इतना आगे समझ में, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी के बारे में था वहाँ पे। कल इस लेक्चर के अंदर और ज़्यादा एग्जांपल्स भी देखेंगे वहाँ पे, ताकि आपको और ज़्यादा समझ के अंदर आए वहाँ पे। आज अपन इसका जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं रिस्क मैनेज करना। कोई भी ट्रेड हो वहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए आपको, यानी कि आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए ट्रेड की, देन आप वहाँ पे कोई ना कोई एग्जीक्यूशन देखें, उससे पहले नहीं। थैंक यू।